आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराया गया और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिनका युद्ध से कोई लेना देना भी नहीं था। जो बात आप में से कम लोग जानते होंगे वो ये है कि किसके आदेश पर यह परमाणु बम गिराया गया। वो व्यक्ति हैं अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन। ये वीडियो कोरियन वार से ही संबंधित है, पर मैं यह समझाना चाहता हूं कि 1950 से 1952 के कोरियन वॉर के दौरान जो फैसले अमेरिका की ओर से लिए गए थे वो भी हैरी एस ट्रूमैन के द्वारा ही लिए गए थे। और भारत में गवर्नर रहे लॉर्ड रिपन, जिन्हें सज्जन रिपन भी कहा जाता है, उन्होंने एक बात कही थी, जज मी बाई माई एक्ट्स नॉट माई वर्ड्स। शब्दों में हो सकता है हम कभी ऐसा बोल जाएं जैसा हमारी इंटेंशन बिल्कुल ना हो। तो हम हैरी एस ट्रूमैन के कुछ कामों को जान करके अपनी अवधारणा को बदल देंगे। नमस्कार, मैं हूं हर्षित और स्वागत है आप सभी का विश्व इतिहास से संबंधित एक और वीडियो में। अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबे समय तक कोई राष्ट्रपति रहा है तो वो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन्होंने 1933 में सत्ता संभाली और लगातार 4 टर्म तक राष्ट्रपति का चुनाव जीता। ये ऐसे इकलौते राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 से ज्यादा टर्म पूरे किए। जब ये 1945 में चौथी बार चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने, उसके 3 महीने बाद अप्रैल 12, 1945 को इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे हैरी एस ट्रूमैन और अमेरिका के संविधान के अनुसार वो राष्ट्रपति बनते हैं और वहाँ यही नियम है कि जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा पूरे टर्म तक प्रेसिडेंट का काम करेगा। ऐसी सिचुएशन जब भी होगी, यानी कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाना या किसी अन्य लंबी बीमारी के कारण राष्ट्रपति पद पर न होना। इंडिया में राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ता है, जैसा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद के केस में हुआ था। ट्रूमैन ने कई फैसले लिए जिसने विश्व इतिहास और राजनीति को प्रभावित किया। ट्रूमैन ने मार्शल प्लान का इम्प्लीमेंटेशन किया, जो कि वर्ल्ड वॉर II के दौरान खत्म हो चुकी वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करने से संबंधित था। अमेरिका की विदेश नीति के रूप में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन को और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो, जो आजकल काफी चर्चा में है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण और हाल ही में जिसका मेंबर फिनलैंड बना है, इसके एस्टेब्लिशमेंट यानी नाटो के एस्टेब्लिशमेंट का काम किया। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और नाटो दोनों ही सोवियत कम्युनिज्म के एक्सपेंशन को काउंटर करने के लिए ही एस्टेब्लिश किए गए थे। ट्रूमैन 1953 तक राष्ट्रपति रहते हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर हेनरी स्टिम्सन ने ट्रूमैन को एटॉमिक बम के बारे में बताया, जिसका जिक्र 25 जुलाई 1945 को ट्रूमैन ने अपनी डायरी में किया। 30 अप्रैल 1945 को जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की आत्महत्या के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्ति के कगार पर आ गया। एटलीस्ट यूरोप में तो समाप्ति ही हो गया, जिसके लिए यूरोप VE डे यानी कि विक्ट्री इन यूरोप डे 8 मई को मनाता है। और जो आप नहीं जानते हैं कि ये दिन 8 मई का ट्रूमैन का 61st बर्थडे था। चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान शांति वार्ता पेरिस पीस एकॉर्ड 1919 में जो गलतियां की गई थी, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक कारण के रूप में देखा जाता है, उसे ना दोहराया जाए। इसके लिए 17 जुलाई से 2 अगस्त 1945 को सोवियत यूनियन के कब्जे वाले जर्मनी में पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है और इसमें बिग 3 के नाम से प्रसिद्ध ब्रिटिश PM विंस्टन चर्चिल, सोवियत डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन और HS ट्रूमैन भाग लेते हैं। पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस 17 जुलाई को हुई थी और वहीं 16 जुलाई को मैनहट्टन में ट्रिनिटी टेस्ट के नाम से अमेरिका ने न्यूक्लियर बम का एक्सपेरिमेंट किया था और इस बात की जानकारी ट्रूमैन ने जोसेफ स्टालिन को ऑफिशियली यहीं पर दी थी और ये बता दिया कि वो जापानियों के ऊपर एक खतरनाक विध्वंसक बम का प्रयोग करने वाले हैं। हालांकि जोसेफ स्टालिन को इसकी सूचना पहले से थी। उनके एस्पियोनेज प्रोग्राम के जासूस इसकी सूचना उन्हें पहले ही दे चुके थे। पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस की शर्तों के आधार पर जापान ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। इस पर ट्रूमैन ने 2 अवेलेबल न्यूक्लियर बम्स को जापान के ऊपर गिराने के आदेश को अप्रूव कर दिया। हालांकि ट्रूमैन इसके बचाव में कहते हैं कि अगर पारंपरिक तरीके से युद्ध करते तो लगभग 1 साल का समय और लगता और इससे लगभग 2.5 लाख से 5 लाख तक सैनिक मारे जाते और उन्होंने न्यूक्लियर बम के कारण ये सारी जानें बचा ली थी। हाँ, अलग बात थी कि हिरोशिमा में 90,000 से 1,40,000 और नागासाकी में लगभग 80,000 लोगों की जानें चली गईं।
आलोचकों का सीधा सा प्रश्न था कि अगर आप चाहते तो जापान के किसी भी निर्जन टापू पर एक बम गिराकर डेटरेंस क्रिएट कर सकते थे, शायद इतनी जानें नहीं जाती। लेकिन हैरी एस ट्रूमैन इतने पर ही नहीं रुकते हैं। इसके बाद इससे भी खतरनाक बम बनाने की ओर ट्रूमैन कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि सोवियत यूनियन ने 1949 में न्यूक्लियर बम पा लिया था। 1950 में ट्रूमैन ने हाइड्रोजन बम बनाने के लिए आदेश दिए और 1953 में ट्रूमैन ने अनाउंस भी किया कि यूएस ने हाइड्रोजन बम बना लिया। न्यूक्लियर बम तो फिर भी कुछ सीमित क्षेत्र में नुकसान करेगा, लेकिन एक हाइड्रोजन बम पूरी पृथ्वी को खत्म करने के लिए काफी है। बस यूं ही समझिए कि हमारा अस्तित्व अब हमने खुद ही खतरे में डाल लिया है। कोरियन पेनिनसुला ईस्ट एशिया में सिचुएटेड है, जिसके पूर्व में जापान सागर और साउथ वेस्ट में येलो सी है। ये पेनिनसुला चाइना और रसिया से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। एक संक्षिप्त इतिहास देखें तो 42 एडी से लेकर के 668 एडी तक थ्री किंगडम का एग्जिस्टेंस बना रहा, जिसमें गोगुर्यो जो कि पहला कोरियन साम्राज्य था, जिसके किंग सोसुरेम ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया। ये किंगडम 5th सेंचुरी में अपने जेनिथ पर था। दूसरा किंगडम था बैक्जे, जिसकी स्थापना गोगुर्यो वंश के एक राजकुमार ने की थी। तीसरा किंगडम था सिला, जो कि थ्री किंगडम में सबसे छोटा और सबसे कमजोर वंश था। इसके अलावा गाया नाम से स्मॉल किंगडम का एक कन्फेडरेशन भी था। गोगुर्यो वंश, जिसे कोगुर्यो भी कहा जाने लगा, फिर समय के साथ गोर्यो और कालांतर में कोरिया, जो आज भी कहा जाता है। गोगुर्यो एक शक्तिशाली वंश था जो 668 एडी तक बना रहा, और ये थ्री किंगडम आपस में और चीन व जापान से युद्धरत रहते थे। थ्री किंगडम के बाद नॉर्थ साउथ स्टेट का शासन स्थापित होता है, जिसमें मुख्य रूप से यूनिफाइड सिला और बेल्हे शामिल थे। कोरियन पेनिनसुला के अधिकतर भाग पर यूनिफाइड सिला और बेल्हे का मंचूरिया तक फैला हुआ क्षेत्र था। नॉर्थ साउथ स्टेट का शासन 676 एडी से लेकर के 892 एडी तक बना रहता है, जिसके बाद फिर से द लेटर थ्री किंगडम पीरियड 892 एडी से 936 एडी तक रहता है, जिसमें यूनिफाइड सिला तो था ही, लेकिन बैक्जे और गोगुर्यो डायनेस्टी फिर से रिवाइव होते हैं, जिन्हें लेटर गोगुर्यो और लेटर बैक्जे के नाम से जाना जाता है। यूनिफाइड सिला का शासनकाल आर्ट और कल्चर और बुद्धिज्म के एक्सपेंशन के नजरिए से गोल्डन एज माना जाता है। यूनिफाइड सिला और अब्बासीड खैलिफेट के बीच लंबी दूरी तक व्यापार भी होता रहा, जिसका जिक्र पर्सियन जियोग्राफर इब्न खोरदादेह अपनी पुस्तक बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम में करते हैं। 918 एडी में गोर्यो वंश की स्थापना होती है और 936 एडी तक ये पूरे कोरियन पेनिनसुला पर अपना होल्ड बना लेता है। इस वंश की स्थापना करने वाले वांग जियोन खुद को पूर्व में स्थापित शक्तिशाली साम्राज्य गोगुर्यो का वंशज मानते थे, इसलिए इन्होंने गोर्यो साम्राज्य का नाम रखा, जो कि गोगुर्यो से थोड़ा मिलता जुलता था। 1392 में गोर्यो वंश के बाद जनरल ली सियांग, जिसे किंग तेजी के नाम से भी जाना जाता है, जोसियन वंश की स्थापना करते हैं, और ये नाम कोरियन मिथोलॉजी के आधार पर कहें तो ईसा पूर्व स्थापित गोजोसन साम्राज्य से लिया हुआ माना जाता है। जोसियन वंश 1392 से लेकर के 1897 तक बना रहा, जिसके बाद 1897 में इन्होंने अपना नाम बदलकर कोरियन एम्पायर कर दिया। 1882 में जोसियन आर्मी के सैनिकों ने तब के किंग गोजोंग के रिफॉर्म, मॉडर्नाइजेशन और जापानी सैनिक सलाहकारों को नौकरी दिए जाने के निर्णय के विरुद्ध हथियार उठा लिए, जिसे इतिहास में ईमो इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। चूंकि ईमो इंसिडेंट तो हुआ, मगर मेजी जापान तेजी से मॉडर्नाइजेशन कर रहा था, जिससे जापान ने चाइना को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। कोरियन पेनिनसुला पर चाइना के जो ट्रेडिशनल टाइज थे उनको भी चैलेंज करना शुरू कर दिया, जिसके कारण 1895 में फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर होती है, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी साइन होती है चाइना और जापान के बीच, जिसने चाइना और कोरिया के बीच ईमो इंसिडेंट के बाद जो क्लाइंट स्टेट होने का टैग था उसे खत्म कर दिया। और एक व्यावहारिक समझ तो ये भी है कि चाइना और कोरिया बॉर्डर से जुड़े हैं, जिसके कारण चाइना का ज्यादा प्रभाव होना स्वाभाविक है, मगर जापान की जीत ने ये इक्वेशन बदल दिए। ध्यान दें तो कोरिया से रसिया का बॉर्डर भी जुड़ा हुआ है, तो कोरियन पेनिनसुला पर उनका प्रभाव भी है, मगर 1904-1905 की रूसो जापानीज वॉर में रसिया को हार का सामना करना पड़ा और जापान की जीत ने कोरियन साम्राज्य को प्रभावी रूप से जापान के प्रोटेक्टोरेट स्टेट के रूप में ला दिया। जापान और कोरिया के बीच 1905 में प्रोटेक्टोरेट ट्रीटी साइन होती है,
जिसे उस समय के कोरियन सम्राट गोजोंग के बिना सील या कमीशन के ही प्रोमुलगेट कर दिया जाता है। इस ट्रीटी के लागू होने के साथ ही जापानी लोगों का हस्तक्षेप कोरिया में बढ़ गया और 1910 में कोरियन साम्राज्य को समाप्त कर जापानियों ने अपने कब्जे में ले लिया और कोरिया पर जापान का कंट्रोल 1910 से 1945 तक विश्व युद्ध में जापान की हार तक बना रहा। इस दौरान जापान ने कोरिया के कल्चर को समाप्त करने का भरपूर प्रयास किया, कोरियन एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया और एक जो सबसे हीनियस क्राइम जिसने जापान की प्रतिष्ठा को आज तक दागदार कर रखा है वो था एशियन वुमेन को कंफर्ट वुमेन या सेक्स स्लेव के रूप में जापानी मिलिट्री द्वारा किया गया प्रयोग। हालांकि चाइनीज, फिलीपींस, ताइवानी महिलाओं को भी इस ऐतिहासिक अपराध का शिकार होना पड़ा, लेकिन कोरियन महिलाओं की संख्या कहीं ज्यादा रही। हालांकि 2007 में प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कुछ दबे हुए शब्दों में जापानी इतिहास के इस कुकृत्य के लिए अपोलोजाइज तो जरूर किया, मगर इस पर भी 2015 तक विवाद बना रहा। इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है, मगर इस बात का दर्द अभी भी हर कोरियन नागरिक महसूस करता है। जापान के इस क्रूर शासनकाल के दौरान कई कोरियन नेशनलिस्ट देश छोड़कर चले जाते हैं और 1919 में प्रोविजनल गवर्नमेंट रिपब्लिका ऑफ कोरिया की स्थापना नेशनलिस्ट चाइना में करते हैं। नेशनलिस्ट चाइना का मतलब रिपब्लिका ऑफ चाइना, जो उस समय मेनलैंड चाइना पर थी, जो अब ताइवान में है। इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तो नहीं मिला, मगर इसके पहले और आखिरी प्रेसिडेंट सिंगमैन री, जो 1948 से 1960 तक साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट भी रहे, उनको यूएसए का समर्थन प्राप्त था। वो भी क्योंकि अपनी पढ़ाई के दौरान सिंगमैन री अमेरिका में थे और वहाँ प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट से भी मिले थे, तो कहीं न कहीं थोड़े अच्छे संबंध थे इनके बीच। 1919 से 1925 के बीच कोरिया के कम्युनिस्ट्स जापानियों से युद्धरत रहे, मगर इनके संबंध सिंगमैन री से उतने अच्छे नहीं बन पाए। चाइना में दो पार्टियां, एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी वाली नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरी आर्मी और कम्युनिस्ट विचारधारा वाली PLA, दोनों ने कोरियन रिफ्यूजियों को जापान के विरुद्ध एकजुट करने में सहायता की। चाइना के जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने ई पॉम सोक के नेतृत्व वाले कोरियन फ्रैक्शन को सपोर्ट किया और ई पॉम सोक आगे चल करके साउथ कोरिया के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। वहीं चाइना के कम्युनिस्ट विचारों वाले ग्रुप ने किम इल सुंग के नेतृत्व वाले ग्रुप को समर्थन दिया, जिसने कोरिया और मंचूरिया में जापानियों से युद्धरत रहने का बेड़ा उठाया और आगे चल करके किम इल सुंग नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। 1943 में कायरो कॉन्फ्रेंस में यूके, यूएस और चाइना ये डिसाइड करते हैं कि कोरिया को फ्री और इंडिपेंडेंट नेशन बनाया जाएगा। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि कोरिया को डिवाइड करना पड़ा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन ने यूरोप में जीत के बाद अपने एलाइज का साथ देने का निर्णय किया, विशेषकर जापानियों के विरुद्ध। 8 मई 1945 को जर्मनी ऑफिशियली सरेंडर कर चुका था। जापान पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस की शर्तों पर समर्पण करने को तैयार नहीं था। ऐसे में 8 अगस्त 1945 को यूएसएसआर ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। ध्यान रखिएगा, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर एटॉमिक अटैक हो चुका था। 10 अगस्त तक सोवियत की रेड आर्मी ने नॉर्थ कोरिया को ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया था। इस सिचुएशन को देखते हुए यूएस कर्नल डीन रस्क और चार्ल्स बोनस्टील को काम सौंपा गया कि वो कोरिया के क्षेत्र को सोवियत और यूएस के बीच 38 पैरेलल लाइन पर बांट दें, और ऐसा हुआ भी। बंटवारा हो गया, लेकिन साउथ में यूएस फोर्सेस की कमी थी। फिर भी सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन ने वॉर टाइम पॉलिसी को प्राथमिकता दी और 3 हफ्ते तक 38 पैरेलल लाइन पर रुके रहे। 7 सितंबर को यूएस जनरल डगलस मैकआर्थर को 38 पैरेलल के साउथ, जिसे साउथ कोरिया कहा जाता है, को नियंत्रण करने के लिए भेजा गया और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल जॉन आर हॉज को इंचोन में जापानियों के सरेंडर को स्वीकार करने के लिए भेजा गया और इन्हें मिलिट्री गवर्नर अपॉइंट भी किया गया। और साथ ही साउथ कोरिया में यूनाइटेड स्टेट आर्मी मिलिट्री गवर्नमेंट इन कोरिया को स्टैब्लिश किया गया, जो कि 1945 से 1948 तक कार्यरत रहती है। दिसंबर 1945 में यूएस और यूएसएसआर मॉस्को कॉन्फ्रेंस में निर्णय लेते हैं कि वो एज ए ट्रस्टीशिप काम करते रहेंगे। एक ज्वाइंट कमीशन स्टैब्लिश किया जाएगा जो अगले 5 सालों तक कोरिया को गवर्न करेगा। यूनाइटेड नेशन भी उसी समय बना था, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ भुनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कोरिया की जनता, जो कि 1910 से लगातार प्रताड़ित हो रही थी विदेशियों से, इस फैसले के विरुद्ध हो जाती है। दंगे होना शुरू हो जाते हैं, एक सिविल अनरेस्ट पैदा हो जाता है। इस सिविल अनरेस्ट को काउंटर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट आर्मी मिलिट्री गवर्नमेंट इन कोरिया मार्शल लॉ लगा देती है।
मॉस्को कॉन्फ्रेंस के दौरान गठित ज्वाइंट कमीशन शासन करने में विफल रहता है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन की मौजूदगी में इलेक्शन कराना चाहता था कोरिया में, लेकिन सोवियत और कोरिया के कम्युनिस्ट इस पर सहमत नहीं हुए और चुनाव का बहिष्कार किया। 10 मई 1948 को आम चुनाव और 25 अगस्त 1948 को संसदीय चुनाव कराया जाता है। कम्युनिस्ट ग्रुप ये आरोप लगाता है कि इलेक्शन की प्रोसेस को सिंगमन री की रेजिम ने मैनिपुलेट किया है और सोवियत के सहयोग से नॉर्थ कोरिया में किम इल सुंग के नेतृत्व में गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर ली जाती है। 15 अगस्त 1948 को साउथ कोरिया में रिपब्लिक ऑफ कोरिया काम करना शुरू कर देता है। इसलिए भारत के अलावा साउथ कोरिया भी अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाता है। 1948 में सोवियत यूनियन और 1949 में यूएस अपनी फोर्सेस कोरिया से हटा लेते हैं। उधर चाइना में 1945 से 1949 में चाइनीज सिविल वॉर शुरू हो जाता है। कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट अपनी सुपरमेसी के लिए लड़ रहे थे। चाइनीज कम्युनिस्ट मंचूरिया पर होल्ड चाहते थे, जिसमें नॉर्थ कोरिया की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही थी। चाइना की कम्युनिस्ट पीपल लिबरेशन आर्मी, जो आज के मेनलैंड चाइना पर स्थापित है, नॉर्थ कोरिया के इस सपोर्ट को आज तक एडमायर करती है, जिसका अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए कि पूरी दुनिया के प्रतिबंध के बाद भी आज तक यूनाइटेड स्टेट जैसी सुपर पावर नॉर्थ कोरिया को झुका नहीं पाई है। बॉर्डर शेयर करते हैं ये लोग, क्या ही कर लोगे प्रतिबंध लगा के। और उस समय भी पीपल लिबरेशन आर्मी ने वादा किया कि साउथ कोरिया से युद्ध की स्थिति में वो नॉर्थ कोरिया को सहयोग देगा। यूनाइटेड स्टेट चाइनीज सिविल वॉर में नेशनलिस्ट को सपोर्ट कर रहा था, वहीं सोवियत यूनियन पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कम्युनिस्ट फ्रैक्शन वाले ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था। कम्युनिस्ट फ्रैक्शन पीएलए यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी और जो दूसरा नेशनलिस्ट ग्रुप था उसे पीआरसी यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। पीआरसी, जिन्हें मेनलैंड चाइना पर पीएलए के कब्जा हो जाने के बाद भागकर ताइवान में बसना पड़ा और 1971 तक यूनाइटेड स्टेट ताइवान को ही चाइना मानता रहा। 1949 में मेनलैंड चाइना पर पीएलए के कब्जा हो जाने के बाद 1948 से 1950 तक नॉर्थ कोरिया के समर्थन से साउथ कोरिया में इंसर्जेंसी को बढ़ावा दिया गया। इसके जवाब में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन साउथ कोरिया की गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए। अब चूंकि बॉर्डर क्लियरली डिफाइन नहीं था, गोरिल्ला लड़ाके इधर उधर होते रहते। यूनाइटेड स्टेट और साउथ कोरिया की मिलिट्री ने काफी हद तक प्रयास किया, लेकिन नॉर्थ कोरियन किम इल सुंग ऐसा सोचते थे कि एक बड़ी अपराइजिंग के दम पर साउथ कोरिया की मिलिट्री को कमजोर किया जा सकता है और साउथ कोरिया की जनता इसका समर्थन करेगी। किम स्टालिन के सपोर्ट के लिए 1949 में मॉस्को की यात्रा भी करते हैं। स्टालिन शुरू में तो इच्छुक नहीं थे, लेकिन 1949 में यूएसएसआर एटॉमिक बम बना चुका था, चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ चुकी थी, साउथ कोरिया में अभी भी यूनाइटेड स्टेट के सैनिक थे, तो उन्हें भी ये सही लगने लगा कि अब सही समय है कि यूनाइटेड स्टेट की मोनोपोली को चैलेंज किया जाए। पर न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन का खतरा तो था ही, फिर भी स्टालिन ने कैलकुलेट किया, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट साउथ कोरिया के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा था और सोवियत यूनियन ने यूनाइटेड स्टेट का एक कम्युनिकेशन कोड ब्रेक कर लिया, जो मॉस्को में स्थित अमेरिकन एम्बेसी से किया गया था। इस कम्युनिकेशन कोड को ब्रेक करने से वो ये बात समझ गए कि साउथ कोरिया के लिए यूनाइटेड स्टेट न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। शायद साउथ कोरिया उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं था। वैसे भी जापान में न्यूक्लियर अटैक को लेकर अभी भी अमेरिका क्रिटिसिज्म झेल रहा था। 1950 में साइनो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, अलायंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस साइन कर ली जाती है और अप्रैल 1950 को स्टालिन किम इल सुंग को परमिशन देते हैं कि वो साउथ कोरिया पर अटैक कर सकता है। उधर चाइना से माओ जेदांग भी सहयोग के लिए तैयार हो जाते हैं। 25 जून 1950 को कोरियन आर्मी 38th पैरेलल लाइन के पार आर्टिलरी फायर करती है और आरोप लगाया जाता है कि साउथ कोरिया की तरफ से पहले फायरिंग शुरू की गई। खैर, पहले किसी ने भी अटैक किया हो, नॉर्थ कोरिया की आर्मी ने पूरे 38th पैरेलल लाइन पर अटैक करना शुरू कर दिया। 27 जून को साउथ कोरिया के गवर्नमेंट हेड सिंगमन री को सियोल छोड़कर भागना पड़ता है, पर इसके रिटेलिएशन में 28 जून को सिंगमन री ये आदेश देते हैं कि देश में जितने भी पॉलिटिकल अपोनेंट हैं उनकी हत्या कर दी जाए। इन सब के बावजूद साउथ कोरिया की 95,000 सैनिकों की संख्या अगले 5 दिनों में सिर्फ घट करके 22,000 रह जाती है। नतीजन उन्हें यूएसए की शरण में जाना स्वाभाविक लगता है। वहीं यूनाइटेड स्टेट की ट्रूमैन गवर्नमेंट इस इन्वेजन के लिए तैयार नहीं थी। वैसे भी अमेरिका जितना यूरोप में सिक्योरिटी कंसर्न रखता था, एशिया में उतना नहीं।
वो भी बात जब यूएसएसआर के विरुद्ध जाने की बात हो तो कुल मिलाकर के हेजिटेंट तो था ही यूएसए। लेकिन एक वजह यह भी था कि जापान एटॉमिक अटैक के बाद वल्नरेबल था और यह बात जग जाहिर है कि जापान अमेरिका के संरक्षण में काम करता रहेगा। अगर जापान पर कोई देश हमला करता है तो वो यूएसए के ऊपर अटैक माना जाएगा, बशर्ते जापान अपनी कोई सेना नहीं रखेगा। मगर कोरिया पर कब्जा होने के बाद यह संभव था कि जापान को भी इन्वेड किया जा सकता है। कम से कम ऐसी संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता। अमेरिका को डर था कि कहीं कोरिया के चक्कर में यूरोप में वार ना शुरू हो जाए, खास करके ईस्टर्न यूरोप में, क्योंकि इस दौर में टीटो स्टालिन स्प्लिट के कारण स्टालिन ऐसा मौका ढूंढ रहे थे कि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को यूएसएसआर के बाहर भी फैला सकें। यूरोप के बाल्कन पेनिनसुला में पहले एक देश हुआ करता था यूगोस्लाविया, जो बाद में डिसइंटीग्रेट होकर के क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसेडोनिया आदि देशों में बट गया था। यूगोस्लाविया के लीडर थे जोसेफ ब्राज टीटो। बेसिकली वर्ल्ड वॉर II के दौरान एक्सिस पावर जर्मन, जापान, इटली आदि ने 1941 में यूगोस्लाविया को ऑक्युपाई कर रखा था। स्टालिन वर्ल्ड वॉर II में युद्धरत तो थे, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने मन के हिसाब से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाहते थे। हालांकि टीटो भी कम्युनिस्ट विचारधारा के ही थे, मगर उसमें भी अंतर था और दोनों के बीच इस बात को लेकर के दो फाड़ था। साथ ही वर्ल्ड वॉर II के बाद जर्मनी और इटली भी कहीं न कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रभाव में ना आ जाएं, इस बात का डर तो था ही अमेरिका को। ऐसे में अमेरिका यूनाइटेड नेशन वाले रास्ते का इस्तेमाल करना चाहता था। 25 जून 1950 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नॉर्थ कोरिया के इन्वेजन को रिजोल्यूशन 82 के माध्यम से कंडेम करती है, मगर यहाँ बात ये थी कि सोवियत यूनियन भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा था। मगर जनवरी 1950 से उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का बहिष्कार कर रखा था, नहीं तो रिजोल्यूशन पास ही नहीं होता। वीटो पावर है सोवियत के पास। वैसे मुद्दा था चाइना के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट का, मगर कौन सा चाइना? अमेरिका ताइवान वाले चाइना को कहता था, सोवियत मेनलैंड वाले चाइना को कहता था। तो वीटो पावर किस चाइना को दी जाए, इस बात पर थोड़ा विवाद था और इसी को लेकर के सोवियत यूनियन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का बहिष्कार कर रखा था। 27 जून को एक और रिजोल्यूशन 83 पास करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सहयोगी देशों को साउथ कोरिया में सेना भेजने के लिए कहा जाता है। लगभग 21 देश मिलकर के यहाँ अपनी सेनाएं भेजते हैं। हालांकि सोवियत यूनियन ने इस रेजोल्यूशन की लेजिटिमेसी पर प्रश्न उठाए, मगर फिर भी यूनाइटेड स्टेट की ट्रूमैन गवर्नमेंट 27 जून को मिलिट्री इंटरवेंशन को अप्रूव कर देती है और जुलाई अगस्त तक युद्ध शुरू हो जाता है। अब चूंकि पूरी दुनिया ने हिटलर के तुष्टीकरण को एक गलती के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन यहाँ वही गलती दोबारा न दोहराने की इच्छा से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका युद्ध में उतरता है। अब रियल इंटेंशन क्या थी वो तो पता नहीं, लेकिन सबको यही बताया गया। जापान में कार्यरत जनरल डगलस मैकार्थर को आदेश मिला और वो युद्ध में शामिल होते हैं साउथ कोरिया के ओर से। वहीं यूएसए ताइवान को डिफेंड करने के लिए यूएसए के 7th फ्लीट को ताइवान स्टेट के पास स्टेशन करता है। डर था कि कहीं मेनलैंड चाइना ताइवान पर कब्जा न कर ले। ये वही 7th फ्लीट है जो भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान यूएसए ने पाकिस्तान के समर्थन में भारत के विरुद्ध भेजा था। खैर, युद्ध होता है और जनरल डगलस मैकार्थर के नेतृत्व में साउथ कोरिया के क्षेत्र से नॉर्थ कोरिया आर्मी को हटा दिया जाता है। 27 सितंबर 1950 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से डगलस मैकार्थर को अनुमति मिल जाती है कि वे 38 पैरेलल लाइन के नॉर्थ की ओर भी अटैक कर सकते हैं और कोरियन स्टेट के यूनिफिकेशन को अंजाम दे सकते हैं। उधर साउथ कोरिया में जो भी नॉर्थ कोरिया से सहानुभूति रखता था, उनकी हत्याओं का दौर शुरू हो चुका था। 30 सितंबर को चाइना के प्रीमियर जाओ इनलाइन ने यूएसए को वार्न किया कि अगर 38 पैरेलल लाइन के नॉर्थ में फोर्सेज आगे बढ़ती हैं तो चाइना इंटरवेन करेगा। 1 अक्टूबर 1950 यूनाइटेड नेशन की कमांड में जनरल डगलस मैकार्थर ने नॉर्थ कोरिया को 38 पैरेलल के पीछे धकेलना शुरू कर दिया और अनकंडीशनल सरेंडर की मांग करने लगे। जनरल डगलस मैकार्थर के नेतृत्व में 19 अक्टूबर तक सेनाएं प्योंगयांग को कैप्चर कर लेती हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी थी। इन बातों से जनरल डगलस मैकार्थर इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने ये सोचने की गलती कर दी कि वो इस वॉर को चाइना तक एक्सटेंड कर सकते हैं।
और नॉर्थ कोरिया को सप्लाई देने वाले जो डिपोज चाइना की धरती पर है उन्हें भी वो नष्ट कर देंगे। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रूमैन इस बात से एग्री नहीं करते थे। उन्होंने सीनो कोरियन बॉर्डर का सम्मान करने की बात कही, मगर जिसका डर था वही हुआ। चाइना कोरियन वॉर में इंटरवेन करता है और ये जस्टिफाई करता है कि ये यूनाइटेड स्टेट का इन्वेजन है जो यूनाइटेड नेशन के मुखौटे के पीछे से किया जा रहा है। कुछ चाइनीज पॉलिसी मेकर यह अंदाजा लगा रहे थे कि क्योंकि यूएस ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है तो कहीं कोरियन वॉर के बहाने चाइना के इन्वेजन का प्लान तो नहीं कर रहा है। बहरहाल चाइना की एंट्री के बाद साउथ कोरिया की आर्मी को पीछे आना पड़ता है। जनवरी से जून 1951 तक 38 पैरेलल के आसपास युद्ध होता रहता है। हालांकि यूनाइटेड नेशन सीज फायर नेगोशिएशन फेल होने पर चाइना को एक एग्रेसर मानने वाला रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस अब एक बार फिर से साउथ में आती हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई में 38 पैरेलल तक उन्हें लौटना पड़ता है। 11 अप्रैल 1951 को जनरल डगलस मैकार्थर को प्रेसिडेंट ट्रूमैन द्वारा रिलीव कर दिया जाता है क्योंकि उनकी गलती से वॉर लंबा खिंच गया था। डगलस मैकार्थर ने यूनाइटेड स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को काफी हद तक न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की, मगर चूंकि यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट का ऑर्डर ना मानकर वो पहले से ही क्रिटिसाइज किए जाते रहे। और एक सबसे बड़ी बात कि वॉर के दौरान मैकार्थर खुद सेफ्टी के साथ टोक्यो से बैठ कर के युद्ध कर रहे थे। युद्ध क्षेत्र में वे कभी नहीं आए। खैर, मैकार्थर के बाद जनरल रिजवे को सुप्रीम कमांडर बनाया जाता है। वार कंटिन्यू रहती है, लेकिन दोनों सेनाएं सक्षम थीं, इसलिए एक स्टेलमेट पोजीशन बनी रहती है 38 पैरेलल के पास लगभग जुलाई 1951 से लेकर के 1953 तक। दोनों पक्षकारों को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि इस वॉर में कोई नहीं जीतेगा, ना ही हारेगा। इसके अलावा न्यूक्लियर इन्वॉल्वमेंट होने का खतरा तो था ही अगर वॉर ज्यादा इंटेंस होती है तो। अब ऐसी स्थिति में हमेशा की तरह वॉर को रोकने की बात थी, जिसके लिए कोरियन आर्मिस्टिस एग्रीमेंट किया जाता है, युद्ध विराम समझौता। ये कोई शांति समझौता नहीं था। टेक्निकली वॉर तो अभी भी चल ही रही है। अगर कोई पीस अकॉर्ड होता तो बात बनती है। इस समझौते में प्रिजनर ऑफ वॉर एक्सचेंज करने और 38 पैरेलल लाइन के दोनों ओर 2 किलोमीटर तक डीमिलिटराइज जोन बनाने पर सहमति होती है। यह समझौता यूनाइटेड नेशन और किम इल सुंग के बीच होता है, पर पूरी दुनिया जानती है यूनाइटेड नेशन के पीछे कौन सी ताकतें थी और कहीं न कहीं यूनाइटेड नेशन की साख इससे प्रभावित भी होती है। किम इल सुंग आज के नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन इन्हीं के बेटे हैं। 27 जुलाई 1953 को युद्ध विराम के बाद युद्ध रुकता है और कोरिया को 2 भागों नॉर्थ और साउथ कोरिया में डिवाइड कर दिया जाता है। युद्ध के बाद जुलाई से नवंबर 1954 में ऑपरेशन ग्लोरी को चलाया गया, जिसमें दोनों तरफ के शवों को एक दूसरे को लौटाया गया या फिर उन सैनिकों के जो रिमेन्स थे उन्हें लौटाया गया जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था और अपनी जान गंवाई थी। फाइनली 27 जुलाई 1953 को युद्ध विराम की स्थिति आती है। तो ये कुछ घटनाक्रम थे कोरियन वॉर के, जिसे बिना किसी जरूरी बात को छोड़े यहाँ बताने की कोशिश की गई है। इस वॉर का इम्पैक्ट भी था। कोल्ड वॉर के रूप में गिने जाने वाला यह युद्ध इसे बढ़ावा भी देता है, जो आगे 1991 तक चलती है। एक एग्जाम्पल तुर्की के 1952 में नाटो में शामिल होने का भी है। शायद कोरियन वॉर ने तुर्की के सिक्योरिटी रिलेटेड चिंताओं को बढ़ाने का काम किया। नहीं तो ना नाटो होता, ना यूक्रेन ज्वाइन करने जाता, ना रसिया एग्रेशन दिखाता, ना हम तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर होते। खैर, ये आखिरी लाइन मेरा अंदेशा और कल्पना मात्र है और मेरी इस कल्पना को रोकना परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। इस आशा के साथ कि विश्व में शांति स्थापित रहेगी, सारे मामले जल्द से जल्द सुलझ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं विश्व इतिहास के किसी और घटना के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।